नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान। आज हम के रहमान खान साहब से लोकसभा चुनावों पर विशेष बातचीत करेंगे। रहमान साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की हमारी इस खास 48 मुलाकात में। शुक्रिया। देश भर में कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? देखिए, हमें उम्मीद है कि हमारे जो कार्यक्रम के और जो यूपीए 1 और 2 में जो काम किए हैं, इस उम्मीद पर हम लगभग 200 से ज़्यादा हम सीट, जो हमारे पिछले यूपीए 2 में थे, उससे ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। पिछली बार तो 2009 में जब रिजल्ट आया था तो 206 सीटें आपने जीती थी। लगभग उससे ज़्यादा 10-15 सीट ज़्यादा ही जीतेंगे। इतने विश्वास का कारण क्या है? इसके विश्वास का कारण ये है, 2 कारण हैं। एक तो हमारी जो उपलब्धियां हैं यूपीए की, और जिस तरह से मीडिया ने एक मोदी की पर्सनालिटीज़ को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी को एक ऐसा बना के पेश करने की कोशिश की कि ही इज़ द ओनली सॉल्यूशन, मगर उसके बाद लोग जान गए कि ये डेवलपमेंट, गुजरात मॉडल और ये करप्शन, ये सब एक ढोंग है। अब उनका असल चेहरा जो था वो आगे आ गया है। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है वो कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म की तरफ आ गए हैं। तो लोग पहले भी ऐसे अनासिर को रिजेक्ट किया है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी यही होगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक दल की नहीं है। कांग्रेस सहित सभी दल यह कहते हैं कि वे चुनाव विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि जब चुनाव प्रचार के लिए नेता पहुंचते हैं तो आखिर कहीं न कहीं विकास का मुद्दा पीछे छूट जाता है। धर्म, जाति, संप्रदाय, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता हावी हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या आपको नजर आता है? इसके पीछे देखिए, आज ये इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है 2016 का, जो 14 का जो इलेक्शन है, एक गैर मामूली इलेक्शन, एक यूजुअल इलेक्शन। जो 14 इलेक्शन जो लोकसभा के, 15 इलेक्शन, ये 16वां इलेक्शन इज़ वेरी अलग है। इसलिए कि यहाँ आज हिंदुस्तान के आवाम को ये चुनना है कि वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इस मुल्क को। तो ये जो कम्युनल वर्सेस सेक्युलरिज्म, अब ये कम्युनल पार्टीज जो हैं वो, उनका मुद्दा सिर्फ कम्युनलिज्म को किस तरह से पोलराइज करें, तो कहीं ना कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, सेक्युलर पार्टीज उसको वो मुद्दा बनाना चाहिए कि ये कम्युनलिज्म की ये कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ, वो उस हद तक। मगर होना चाहिए था कि डेवलपमेंट, लोगों के जो इश्यूज हैं और सरकार में उनके उपलब्धियां, क्या अचीवमेंट्स हैं, इसकी तरफ देखा जाए। अब बीजेपी के, एनडीए की 6 साल के उनके परफॉर्मेंस लोगों के सामने है, हमारी 10 साल के परफॉर्मेंस लोगों के सामने है। हमने क्या डेवलपमेंट की है, उन्होंने क्या किया था, जब स्थिति क्या थी मुल्क की, इसका जायज़ा लेना चाहिए। अब इसको छोड़ के एक शख्स, इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट किया जा रहा कि मोदी सरकार, मोदी को लाओ। वजह क्या है? मोदी में क्या ऐसी खुसूसियत है जो वो मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा? कोई अचीवमेंट नहीं। गुजरात की, अब गुजरात की मॉडल कहते हैं, गुजरात एक डेवलप स्टेट था मोदी आने के पहले। मोदी ने कोई इतना करिश्मा वहाँ मिरेकल नहीं किया कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा प्राइम मिनिस्टर साबित होने के लिए क्या है, एक सब पब्लिसिटी। मोदी का क्या अचीवमेंट है, उसका क्या बैकग्राउंड क्या है? और ये कि बैकग्राउंड एक ऐसा, मोदी जी का बैकग्राउंड ऐसा है जो सारी दुनिया उसे कंडम की है। कोई आज तक कोई एक चीफ मिनिस्टर को उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर यूएस ने अब तक वीज़ा देने का से इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है,
ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं थी, और किसी की और ये शख्स जिसकी जिम्मेदारी थी कि अपने स्टेट में हर एक सिटीज़न की लाइफ एंड प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करे, मगर वो नहीं कर सका। तो यही उपलब्धि है, यानी कि डेवलपमेंट सेट व्हाट इज़ द इशू, क्या दिखा रहे हैं हिंदुस्तान को, क्या दिखा रहे हैं, तो लोग आज समझ गए हैं। तो उन्होंने ये इसको लाया है कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी उनका जवाब देना पड़ रहा है, वरना डेवलपमेंट ही एक अहम इशू होना चाहिए। एक और बड़ा सवाल, क्या आपको यह नहीं लगता कि आप लोग 10 साल से केंद्र सरकार में सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की लहर भी देश में है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी लोग जब हम सत्ता में रहते हैं या कोई एक ओहदे में रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं लोगों के, और वो जब हुकूमत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं तो हुकूमतें चलाते वक्त कुछ काम होते हैं, कुछ काम होते हैं। यूपीए के जो से एक्सपेक्टेशन जो था, हमने जो वादे किए, जो डिसीशंस लिए हैं, इस फॉर रीचिंग डिसीजन, आई मीन हिस्टोरिकल डिसीशंस हैं, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, ये बेसिक इश्यूज थे जिसके लिए कि ये हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की, यानी उनके राइट्स को अपहोल्ड करने की, उनके फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार हैं उसको हमने देने की कोशिश की। ये सबसे बड़ा काम हमने किया। जहाँ डेवलपमेंट के साइड होते हैं तो हमने ग्रोथ को 9.5% तक ले गया। इससे मुल्क की तरक्की हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, सब बढ़ा। आखिरी सेकेंड यूपीए 2 में एक क्रिएटेड स्कैम हुआ। इट इज़ अज्यूम्ड स्कैम, देयर इज़ नो, एक स्कैम कहीं नहीं हुआ था। इसको इस तरह से उछाला गया कि हमारे तरक्की में रुकावट हो गई, वरना जो तरक्की हमने की है वो तरक्की एंटी इनकम्बेंसी इसमें होना ही नहीं चाहिए था। एक करप्शन का माहौल बना गया, एक माहौल को बिगड़ा गया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। इन तमाम वजूहात से कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन ये गया कि ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, हालांकि हम परफॉर्म किए। लेकिन देश की जनता में एक बड़ा तबका ऐसा है जो यह मानता है कि यूपीए सरकार की 2 बड़ी नाकामियां रहीं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा महंगाई को रोक पाना। देखिए, भ्रष्टाचार मैं नहीं समझता है कि यूपीए ने कोई भ्रष्टाचार का पर से कोई ऐसा इल्ज़ाम कांग्रेस के ऊपर कोई नहीं है। ये जो 2 ही इश्यूज जो एजिटेट हुआ है, जिसको ओवर पब्लिसिटी हुआ है, एक 2G, एक कोलगेट। 2G में सिर्फ एक CAG की ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि पूरे नॉर्म्स को तोड़ दिया गया। CAG एक गवर्नमेंट ऑडिटर है, ऑडिटर का ओपिनियन है, ये इंडिक्शन नहीं है। एक ओपिनियन था कि अगर आप अलॉटमेंट के ज़रिए के बजाय आप एक्शन रूट लेते तो आपको इतना फ़ायदा होता था, वो लॉस हो गया। यानी एक अज्यूम लॉस, दोनों अज्यूम लॉस को करप्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, एक जो राजा का केस है, CBI इन्वेस्टिगेट, कोई इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व होता है तो हमने फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया। ही वेंट इन जेल। कोई इंडिविजुअल, कोई भी सरकार हो, कोई इंडिविजुअल करप्शन, मगर यूपीए करप्शन में इन्वॉल्व हुई, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। यूपीए बाय इटसेल्फ वाज नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन। और महंगाई पर क्या कहेंगे? तो महंगाई जो है, देखिए मैं मानता हूँ लोगों को तकलीफ होती है महंगाई से। लोग महंगाई की बात करते हैं, मगर वो कैपेसिटी जो बिल्डअप की हमने, आज महंगाई की वजह से कोई परेशान है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मगर उसकी इनकम लेवल भी उसी तरह से बढ़ती है। जहाँ कहीं भी दुनिया में देखिए, महंगाई के साथ साथ इनकम लेवल भी बढ़ते हैं। तो द पावर टू बाई, महंगाई कब होती है? जब लोग के पास पावर रहता है तो उसको खरीदने की। अब महंगा एसेंशियल्स की हम महंगाई फर्ज किया, फूड ग्रेन, हमने क्या स्टेप किया? इंसान को जो चीज़ एसेंशियल है, या अनाज चावल जो खाने के लिए, उसको हमने सिक्योरिटी बना दिया। वी कन्वर्टेड इनटू फूड सिक्योरिटी। और दूसरी चीज़ें हैं, इट इज़ सीजनल है। अब देखिए महंगाई, प्याज की कीमत
आसमान छू रही थी, अब प्याज की कीमत गिर गई है। तो ये सीजनल के इसलिए लोगों के, वही कहा ना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मगर कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में नहीं रहती। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि यदि 2 साल पहले राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाते तो आज कांग्रेस को ज़्यादा बेहतर पोजीशन में लोग देख पाते। क्या आप मानते हैं? देखिए, ये एक विचार है, एक विचार है कि अगर राहुल जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमने प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, काम कर रहे हैं, और राहुल जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया था कि आप कैबिनेट में आ जाइए, मगर राहुल जी ने कहा कि मैं संगठन में काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा, और संगठन के ज़रिए से अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो लेंगे। वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल अभी बाकी था। ये सही नहीं कि उन इतने मनमोहन सिंह जी का जो अचीवमेंट है उनको बीच में बताइए, ये उनका राहुल जी ने सही किया। एक और बड़ा सवाल, जिस तरह से कांग्रेस ने जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी की तरफ से अपील करवाई, क्या आप इसे उचित मानते हैं? देखिए, हमने अपील नहीं करवाई, ये गलत है। ये भी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जामे मस्जिद के इमाम के पास कोई कांग्रेस नेता नहीं गया, वो सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे, अपॉइंटमेंट ली, तो वो सोनिया गांधी से मिले। कोई भी सोनिया गांधी से मिल सकता है, और शाही इमाम का एक मकाम है, वो मिले। मिलने के बाद सो मोटो उन्होंने बयान दिया, तो वो कांग्रेस को क्यों इसका ये कहा जा रहा है कांग्रेस ने उनकी तरफ से करा? ये गलत है। कोई कांग्रेस का नेता नहीं गया उनसे मिलने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद अपील की? उन्होंने मिलना चाहा, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से लीडर, रिलीजियस लीडर, इंटेलेक्चुअल्स कांग्रेस से मिलते हैं। ये इलेक्शन का दौर है, आके उनके जो विचार हैं वो रखना चाहते हैं। इस तरह से शाही इमाम भी सोनिया गांधी से मिले, सोनिया गांधी को मिलना चाहते तो वो मिले। वो मिलके उनसे बातचीत हुई, जब उनकी खुशी थी जो वो जाके स्टेटमेंट दिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें लोगों को? आप लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, सियासत को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह की अपील का मुस्लिम मतदाताओं पर कोई असर भी होता है? देखिए, मुस्लिम मतदाता के ऊपर किसी एक शख्स या किसी एक इंडिविजुअल की अपील से उनका रुख नहीं बदल जाता। हिंदुस्तान का मुस्लिम मतदाता ये चाहता है कि ये मुल्क सेक्युलर रहे, ये मुल्क डेमोक्रेटिक रहे, यहाँ शांति रहे और सबको उनका हक मिले। ये हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है। और जो सरकार ये दे सकती है और सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ सकती है, सेक्युलरिज्म को बचा सकती है कम्युनल फोर्सेस से। हिंदुस्तान के मुसलमान का 1947 से लेकर आज तक भी यही एक विचार रहा कि इस मुल्क में सेक्युलरिज्म रहना चाहिए। जब तक सेक्युलरिज्म रहे इस मुल्क में अमन रहेगा। तो यही एक विचारधारा है। कोई एक आदमी या एक लीडर इसको बदला नहीं सकता। चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो क्या आपको ऐसी भी कोई संभावना लगती है कि तीसरे मोर्चे की सरकार भी बन सकती है कांग्रेस के बाहरी समर्थन से? आज ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारी उम्मीद है, हमें कोशिश है, हम लड़ रहे हैं सत्ता में आने के लिए, हमारी सरकार बनाने के लिए। चुनाव के बाद, नतीजों के आने के बाद जो स्थिति बनेगी उस पर हाईकमांड अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी। तो आज वो सवाल नहीं होता। आपने यूपी का भी दौरा किया है, वाराणसी भी आप गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या लगता है कि इस बार यूपी में जहां से 80 सीटें आती हैं, मुसलमानों का क्या रुख रहने वाला है, खास तौर पे कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि वहां पर पहले से ही सपा और बसपा जैसे क्षेत्रीय दल अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं? देखिए, कांग्रेस यूपी में गुज़िश्ता इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, और हम वो परफॉर्मेंस हमारा इस इलेक्शन में भी रहेगा। वहाँ जहाँ तक मुस्लिम यूपी में मुस्लिम वोट का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो यही चाहते हैं कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं या मोदी जिस फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो इख्तिदार में नहीं आए। जो कोई भी उनको रोक सकेगा
तो मुस्लिम वोट उसकी तरफ जाएगा। भाजपा ने सोशल मीडिया में जमकर प्रचार किया, इसका फायदा भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार की रणनीति में, खास तौर पर सोशल मीडिया में, कुछ पीछे रह गई? ये मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया और प्रचार में हम पीछे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा क्यों? हमने देखिए, हमारा मुद्दा ये प्रचार जो है, ये जो जिस तरीके का सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया एक, इसमें मिसयूज़ भी हो सकता है। और सोशल मीडिया इज़ नॉट द ओनली मीडिया इन इंडिया व्हेन इट स्टिल रूरल पॉपुलेशन एंड अदर पॉपुलेशन मैटर, उनको ये सोशल मीडिया से कोई सोशल मीडिया के प्रचार से कोई ओपिनियन नहीं बना सकता। हाँ, जो जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया है, प्रचार माध्यमों का मिसयूज़ किया है, मैं डेलिबरेटली मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, मिसयूज़ किया है, इसलिए कि मुझे शक है कि इस तरह के प्रचार से हमारी डेमोक्रेसी हाईजैक हो जाएगी। इसलिए कि एक शख्स को इतना ओवर प्रोजेक्ट किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए से कि दूसरे, यानी एक तो मीडिया के वो प्रचार से इसका कास्ट भी लगता है, मैं अनइमेजिनेबल, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सके ये हिंदुस्तान में इस तरह का इलेक्शन ये देते तो। और क्यों मुझे ये तशवीश भी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश, क्योंकि इस तरह अगर आप इलेक्शन के कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पर बंधन रखते हैं, इलेक्शनरिंग के टाइम पे बंधन रखते हैं, तो ये सोशल मीडिया का मिसयूज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिसयूज़, व्हाट इज़ पेड न्यूज़ देन? हाउ यू, आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों, कैसा कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओवर प्रोजेक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर इसके, हालांकि कोई ये नहीं कहता कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सब में हो सकता है कि पेड न्यूज़, इसकी तरफ भी इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए, वरना पैसों के बल से, मनी पावर से मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कोई भी डेमोक्रेसी को हाईजैक कर सकता है। अभी मैं आपका एक बयान पढ़ रहा था, आपने कुछ ही दिन पहले कहा कि यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो वह तानाशाह के तौर पर काम करेंगे, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? देखिए, जो कुछ इंसान को परखा जाता है उसके बैकग्राउंड से, फ्यूचर जो करेगा कोई पता नहीं। मोदी का बैकग्राउंड जो है तानाशाही का बैकग्राउंड है। जिस तरह से गुजरात में ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का भी इससे कोई वैल्यू नहीं है। अब जो दंगे हुए उसके ऊपर कोई थोड़ी भी इन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया। नहीं, सवाल यह है कि अफसोस जाहिर करने से होगा क्या? वो बार बार ये कहते हैं कि यदि उनकी गलती हो तो उनको सजा दी जाए। नहीं, गलती, देखिए डेमोक्रेसी में ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, एविडेंसेस के ऊपर सजा देने, कोर्ट देता है सजा एविडेंसेस पर, मगर रूलर रूल करता है ऑन एथिक्स। एक रूलर हो, एक चीफ मिनिस्टर हो, संविधान ये कसम खाता है, अपने वोट लेता है कि कहता है कि मैं हर सिटीज़न का जान और माल में प्रोटेक्ट करूँगा। तो जब जो इसने 2-3 हज़ार लोगों की जो हत्या हुई है, वहाँ पर कम्युनल डिस्टर्बेंस हुआ है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट के वर्डिक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब कोरिया में एक हादसा हुआ, वहाँ का चीफ प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन किया, यानी मॉरल, जब मोदी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने 10 साल में जो बयानात दिए हैं, जिस तरह से अपने आप को डिफेंड किया है, इससे तानाशाही की हवाएं ज़रूर आ रहे हैं। एक और आपकी सरकार के खिलाफ नौजवानों में बड़ी नाराज़गी की भावना देखने को मिलती है।
बेरोजगारी को लेकर नौजवानों का आरोप है कि यूपीए सरकार से काफ़ी अपेक्षा थी, पिछले 10 साल में बेरोजगारी को दूर करेंगे। इस मोर्चे पर आपकी सरकार काफ़ी विफल रही है। बेरोजगारी पे जो हमने जितने काम किए हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, बेरोजगारी के जो लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं उनको स्किल बनाने में हमने जो स्टेप्स लिए हैं, मैं समझता हूँ कि उससे बेरोजगारी कम हुई है। हमने 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, ये आंकड़े बताते हैं। तो दूसरा, हम जो पिछले 2 साल से इन्होंने अफवाहों के ज़रिए से, कोर्ट के ज़रिए से जो रुकावटें आई, अब देखिए जब 2G स्कैम्स या इसके वो स्कैम को लेके कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि पूरे लाइसेंस कैंसिल कर दो, जो कॉन्फिडेंस हमारी इन्वेस्टर्स में होना था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका असर पड़ा। एक पॉलिटिकल ये ऐसे डिसीशंस जो इन्होंने डिस्टर्ब करके पार्लियामेंट में बिल्स नहीं पास होने दे के और एक मुल्क में एक किस्म का एक प्रज्यूम स्कैम को स्कैम बता के इतना दहशत पैदा की कि कोई FDI या इन्वेस्टर आ नहीं सका। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैसे, हमारे ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट हुआ। इनके जो एटीट्यूड जो की अपोजिशन से, उससे हमारा ग्रोथ कम हुआ, ना कि यूपीए के सरकार से। आपकी सरकार पर एक और आरोप लगता है कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दुर्दशा को बयान करने वाली सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप लोगों ने लागू नहीं किया। सच्चाई क्या है? मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू नहीं की। मैं आज भी आपकी दूरदर्शन के ज़रिए से उन तमाम दर्शकों से कहूँगा कि मुझे बताएं कि कौन सा वो जो रिकमेंडेशंस है जो सच्चार कमेटी का जो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और वो कौन सा रिकमेंडेशन वो समझते हैं कि हमने रिकमेंडेशन नहीं किया। मैंने बार बार कहा है कि सच्चार कमेटी ने 72 रिकमेंडेशंस किए थे, उनमें हमने 3 रिकमेंडेशन को हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किया, 69 रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट किए, 3 रिकमेंडेशन हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं किए, वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी, नेशनल डाइवर्सिटी इंडेक्स एंड नेशनल डेटा बैंक, ये 3 हम नहीं थे। 66 रिकमेंडेशन हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, और इम्प्लीमेंट करके हमारे ये 66 रिकमेंडेशन कौन से हैं और वेबसाइट में हम डाले हैं। ऑल द 66 रिकमेंडेशन हम इम्प्लीमेंट किए हैं। और अगर कोई पॉइंट आउट करें कि ऐसा फलाना रिकमेंडेशन सच्चार कमेटी का ये रिकमेंडेशन हमने जो दिखे, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वक्त की तरफ तवज्जो दी है जो सच्चार कमेटी का, एम्प्लॉयमेंट की तरफ तरक्की दी है, बैंक लोन की तरफ तवज्जो दी है, और 15 पॉइंट प्रोग्राम में 11 मिनिस्ट्री के स्कीम्स, 24 स्कीम्स, 22 या 24 स्कीम्स है, उसमें 15% कंपलसरी इट शुड रीच टू दिस। सो ऑल ये इन तमाम के ज़रिए से हमने 66 सिफारिशात हम इम्प्लीमेंट किए। और कोई आज भी बताया मुझे कि ये पर्टिकुलर से ये इसी तरह के प्रोपेगेंडा मालूमात के बगैर अखबारों की रिपोर्ट्स के आधार पर ये ब्लेम करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मोदी से जुड़ा हुआ। स्नूप गेट मामले पर केंद्र सरकार ने जिस तरह से जांच कराने का पहले कहा कि हम निर्णय करेंगे, जज बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे, समूचे मामले को लेकर के काफ़ी किरकिरी हो गई सरकार की। यहाँ तक कि सरकार के सहयोगी दल तक सरकार का साथ नहीं दे रहा है। और तो और हद तब हो गई जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई महिला ने खुद अपने पिता के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँच करके सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले में आगे न बढ़ा जाए। क्या कहेंगे? देखिए, एक मामला जो है, मैं समझता हूँ कि इसकी उतनी अहमियत नहीं होना चाहिए। यानी एक हमने क्यों फैसला लिया, किस लिए लिया, कि इन्होंने उल्लंघन किया है जो इंटरस्टेट जो इनको रेस्पेक्ट करना था, इन्वेस्टिगेशन का, सर्वेलेंस का, जिससे तक के परमिशन लेना था। यानी ये अपने एक पर्टिकुलर महिला के, वो जो बालिग थी, जो इंडिपेंडेंट थी, उसके ऊपर सर्वेलेंस कराया है।
सर्वेलेंस कराने के बाद उसके एगेंस्ट हर विल उन्होंने सर्वेलेंस कराया। सर्वेलेंस कराने के बाद वो जो इनका पावर्स थे मिसयूज़ की, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों यह डिसीजन ली कि जो आपके स्टेट में आपको सर्वेलेंस कर रहे थे, आप सारे हिंदुस्तान में सर्वेलेंस करा रहे। लेकिन रहमान साहब, यही सवाल है कि जब वो महिला खुद कह रही है कि उसकी कोई जांच न की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? महिला की जांच नहीं है, महिला इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। हाउ डिड ही वायलेट, हाउ दे वायलेट इट इज नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, महिला की तुम सर्वेलेंस सारे हिंदुस्तान में किस आधार पर कर रहे हैं, और हाउ आप अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेटों में इस सर्वेलेंस की जो पावर है उसको कैसा मिस के ये देख रहे हैं। वो महिला इज नॉट इम्पॉर्टेंट है, इसको बताया जा रहा है महिला को, इट इज लेफ्ट टू हर। बट जो फादर उसके कंप्लेंट दिए हैं, वो सर्वेलेंस करा है, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से कहा है कि आपका हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एंगल था कि एक स्टेट अपने अधिकार से ऊपर जाकर जो पावर दिया गया था स्टेट को सर्वेलेंस को, उसको मिसयूज किया गया। कल इसी तरह से हर कोई भी हर स्टेट कोई मिसयूज करता है। हमारा निशाना यही था कि इसको किस तरह से इसकी जांच होना चाहिए, इसमें क्या गलती। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन इस बार हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भाषा का जो स्तर है विभिन्न दलों के नेताओं की तरफ से काफ़ी गिरा हुआ देखने को मिला। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? ये एक अफसोसनाक है, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं मोदी को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को ब्रेक किया, उन्होंने झूठ का सहारा लिया। रहमान साहब, सिर्फ मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद काउंटर ये हो जाता है, मैं मानता हूँ ये सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हर आदमी इलेक्शन अपनी गरिमा के अंदर ही काम करना चाहिए। जो भी प्रचार करेंगे हम हमारे मुद्दों पर प्रचार करें, मगर ये आप सही है कि इस तरह गिरावट में ले गए कि अटैक एंड काउंटर अटैक। अगर कोई अटैक करता है तो क्योंकि उसको मीडिया के ज़रिए से प्रचार हो जाता है तो कोई ना कोई काउंटर करता है, तो काउंटर करने के वक्त और ज़्यादा वो होता है। ये नहीं होना चाहिए। इसकी आप मजम्मत करते हैं? अच्छी बात नहीं है, मैं मजम्मत तो हो गई, अब अच्छी बात नहीं है कि हमको एक पॉलिटिकल पार्टीज को एक दायरे में रह के काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस बातचीत के लिए, अपना बेहद व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान साहब, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और इनका कहना है कि इनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में अच्छा रहेगा। अब देखना होगा 16 मई को कि क्या कुछ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।